सुमन अभी गहरी नींद में सो रही थी कि तभी अचानक अलार्म की तेज आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठ गई। वो पेशे से एक सरकारी अध्यापिका थी, लेकिन उसकी किस्मत और नौकरी का भूगोल कुछ ऐसा उलझा हुआ था कि उसकी पोस्टिंग उसके ससुराल से पूरे 70 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण इलाके में थी। रोजाना का सफ़र, घर की जिम्मेदारियां और एक शिक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाना, ये सब सुमन की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। उसका पति रोहित एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। रोहित की नौकरी जितनी अच्छी थी, उतना ही ज़्यादा उसे थका भी देती थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो फाइलों और मीटिंग्स के चक्करव्यूह में फंसा रहता था। यानी कि दोनों पति पत्नी की जिंदगी अपनी रफ्तार से तो चल रही थी, लेकिन इस रफ्तार को एक खूबसूरत ठहराव तब मिला जब सुमन के आंगन में उसके पहले बेटे आरव की किलकारी गूंजी। आरव के जन्म ने दोनों की जिंदगी में खुशियों का समंदर तो भर दिया, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी विकट समस्या भी खड़ी कर दी जिसका समाधान उन दोनों के पास ही नहीं था। क्योंकि सुमन की छुट्टी अब ख़त्म होने को थी, इसलिए स्कूल से और ज़्यादा छुट्टियां मिलना मुमकिन नहीं था। और दूसरी तरफ रोहित अपनी प्राइवेट नौकरी से लंबा ब्रेक भी नहीं ले सकता था। ये सोचते हुए एक दिन चाय की टेबल पर सुमन ने बेहद चिंतित स्वर में रोहित से कहा, रोहित, मेरी छुट्टियां अगले हफ्ते ख़त्म हो रही हैं। आरव अभी सिर्फ 6 महीने का है। उसे अकेले छोड़कर मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? वहाँ का रास्ता, बस का सफ़र, मैं उसे रोज़ अपने साथ भी नहीं ले जा सकती। वो बीमार पड़ जाएगा। रोहित ने अपनी कॉफ़ी का कप मेज पर रखा और बोला, देखो सुमन, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। हमारी इस स्थिति में एक ही रास्ता नज़र आता है, क्यों ना हम माँ से बात करें। अगर माँ कुछ समय के लिए हमारे साथ शहर आकर रहने को तैयार हो जाए तो हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और तुम्हें भी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर दादी का प्यार भी तो आरव को मिलना चाहिए ना। सुमन के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक कौन थी। उसने कहा, हाँ रोहित, तुम ठीक कह रहे हो। माँ जी गाँव में रहती है। अगर वे हमारे साथ आ जाएं तो मैं सुकून से स्कूल जा सकती हूँ। मुझे इतनी मानसिक शांति रहेगी कि मेरा बच्चा अपनी दादी की छाँव में सुरक्षित है। हाँ सुमन, हम अभी गांव चलते हैं और माँ को अपने साथ लेकर आ जाएंगे। ये सोचकर रोहित और सुमन अपने 6 महीने के बेटे आरव को लेकर गांव के लिए निकल गई। करीब 2 घंटे बाद गांव पहुँचे, जहाँ रोहित के बड़े भाई और भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। बड़े भाई के दोनों बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके थे। सबसे बड़ा बेटा करण 19 साल का था और बेटी नेहा 17 साल की थी। घर पहुंचते ही सरला देवी ने अपने छोटे पोते आरव को गोद में उठा लिया। ये देखकर सुमन को लगा कि माँ जी का ये प्यार उनकी राह आसान कर देगा। रात को खाने के बाद जब सब आंगन में बैठे तो रोहित ने बात शुरू की। माँ, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। रोहित ने झिझकते हुए कहा तो सरला देवी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ बेटा बोल, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? रोहित ने भावुक होकर कहा, माँ, सुमन की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। आपको तो पता ही है कि उसका स्कूल हमारे निवास स्थान से काफ़ी दूर है। सुमन इतने छोटे से बच्चे को अपने साथ स्कूल भी नहीं ले जा सकती और मेरी नौकरी भी ऐसी है कि मैं दिन भर घर से बाहर रहता हूँ। हम दोनों में से कोई भी घर पर बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रुक सकता। इसलिए माँ, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शहर चलिए। जब तक आरव थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ रहकर अपने पोते को संभाल लीजिए। आपके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा माँ। रोहित की बात सुनते ही सरला देवी के चेहरे के भाव बदल गए
उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, ना बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये गांव, ये घर और अपने इन बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उन्होंने सामने बैठे करण और नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सुमन ने हाथ जोड़कर आग्रह किया, माँ जी प्लीज ऐसा मत कहिए। बड़े भैया के बच्चे तो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। करण कॉलेज जाने लगा है, नेहा भी सयानी हो गई है, जेठानी जी भी घर पर ही रहती हैं। इस वक्त आपके छोटे पोते को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं चलेंगी तो मेरी नौकरी पर आँच आ जाएगी। लेकिन सरला देवी टस से मस ना हुई। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, देखो छोटी बहू, तुम सरकारी नौकरी करती हो तो थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगाओ। इन दोनों बच्चों को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती और ना ही ये दोनों मेरे बिना रह सकते हैं। तुम लोग शहर में रहते हो, वहाँ कोई आया रख लो या कोई और इंतजाम कर लो, पर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपना भरा पूरा घर छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे शहर की बंद कोठरी में जाकर रहूंगी। ये सुनकर सुमन चुप हो गई, लेकिन रोहित ने अगले 2 दिन तक माँ को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने यहाँ तक कहा, माँ अब बड़े भैया के बच्चे बड़े हो चुके हैं, वे अपने काम खुद कर सकते हैं और आपके लिए तो अपने सारे पोता पोती एक जैसे होने चाहिए ना। प्लीज़ चलो ना माँ, आपकी मदद इस वक्त मेरे भविष्य को बचा सकती है। रोहित ने बहुत कोशिश की, पर सरला देवी के कान पर जों तक ना रेंगी। उनका तर्क हर बार एक ही था कि इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। असल में सरला देवी का बड़े बेटे के बच्चों के प्रति प्यार कोई सामान्य प्यार नहीं था, बल्कि वो एक अंधा लाड़ प्यार था जिसने उन बच्चों को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था। सरला देवी ने उन दोनों बच्चों को कभी किसी काम के लिए नहीं टोका। वे दोनों पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर थे और दादी की सह पर वे हमेशा मनमानी करते रहते। हद तो तब हो जाती थी जब सरला देवी उन बच्चों के सामने ही उनके ही माता पिता यानी कि रोहित के बड़े भाई और भाभी की बुराई करती। वे अक्सर बच्चों से कहती कि तुम्हारे माँ बाप तो बहुत लापरवाह हैं, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वे तुमसे प्यार ही नहीं करते। जो कुछ हूँ मैं ही तुम्हारी रक्षक हूँ। इस तरह निरंतर कान भरने का नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चे अपने खुद के माता पिता को कुछ नहीं समझते थे। वे अपने माता पिता से बदतमीजी से बात करते, उनकी हर बात को अनसुना कर देते। उन्हें लगता था कि उनके माता पिता उनके दुश्मन हैं और उनकी दादी ही उनकी असली माँ है। इस लाड़ प्यार ने करण को 19 साल की उम्र में ही आवारागर्दी की राह पर धकेल दिया था। नेहा घर के किसी काम में हाथ बटाना तो दूर, बात बात पर अपनी माँ को आंखें दिखाती थी। जेठ जेठानी अपनी माँ के इस रवैये से अंदर ही अंदर घुटते थे, लेकिन माँ के कड़क स्वभाव के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। खैर, जब सरला देवी को मनाने के सारे प्रयास विफल हो गए तो रोहित और सुमन भारी मन से अकेले ही वापस शहर लौट आए। सुमन को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। शहर में वे जिस इलाके में रहते थे वहाँ भरोसेमंद मेड या आया मिलना लगभग असंभव था। कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक मेड का इंतजाम किया भी, लेकिन सुमन का मन पूरे दिन स्कूल में गवाही नहीं देता था। टीवी और अखबारों में आया द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली बदसलूकी की खबरें पढ़कर सुमन अंदर से कांप जाती थी। एक शाम जब सुमन स्कूल से थकी हारी लौटी तो उसने देखा कि 6 महीने का आरव रो रो कर बेहाल था और मैड अपने फ़ोन में व्यस्त थी। उस दिन सुमन का सब्र का बांध टूट गया और उसने उसी दिन से आया को हटा दिया। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो रोहित ने कहा, देखो सुमन, तुम रो मत। तुमने बहुत मेहनत से ये सरकारी नौकरी पाई है, इसलिए तुम तो ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, लेकिन हमारी सुरक्षा
और आरव की परवरिश के लिए मैं अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर सुमन अचानक चौंक गई। नहीं रोहित, तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी है, तुम्हारा करियर दांव पर लग जाएगा, तुम नौकरी क्यों छोड़ोगे? रोहित ने उदास मुस्कान के साथ कहा। करियर फिर बन जाएगा सुमन, लेकिन अगर हमारे बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। माँ ने हमारी स्थिति देखने के बाद भी मदद करने से इनकार कर दिया। तब हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये सोचकर उसी हफ्ते रोहित ने इस्तीफा दे दिया। एक पढ़ा लिखा काबिल पुरुष अब घर पर रहकर बच्चे को संभालने लगा। हालांकि रोहित ने यह फैसला अपने बच्चे के लिए लिया था, लेकिन समाज और रिश्तेदारों के तानों ने सुमन और रोहित के मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया। लोग पीठ पीछे रोहित को जोरों का गुलाम और न जाने क्या क्या कहते। सुमन को इस बात का गहरा मलाल था कि यदि उसकी सास ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो आज उसके पति को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वक्त अपनी गति से चलता रहा। आरव अब लगभग 1 साल का हो चुका था। रोहित घर से ही कुछ छोटा मोटा काम करने की कोशिश कर रहा था ताकि घर का खर्चा पूरी तरह सुमन पर ना पड़े। इसी बीच एक बार शहर में भयंकर वायरल फीवर फैला। आरव इसकी चपेट में आ गया। उसे तेज बुखार था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सुमन के स्कूल में उन दिनों वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी, जिसके कारण उसे एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती थी। रोहित अकेले डॉक्टर के चक्कर काटने लगा। दवाइयाँ लाने और बच्चे की पट्टी करने में बेहाल हो चुका था। इसलिए थक हार कर रोहित ने एक बार फिर उम्मीद के साथ अपनी माँ सरला देवी को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठते ही रोहित ने रूंधे हुए स्वर में कहा, माँ, आरव बहुत ज़्यादा बीमार है। सुमन को भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही है और मैं अकेला सब संभाल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ माँ, कुछ दिनों के लिए आ जाओ ना। इस वक्त हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तभी दूसरी तरफ से सरला देवी की आवाज़ आई, जिसमें रत्ती भर भी ममता या चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा, रोहित, मैं अभी नहीं आ सकती। यहाँ करण काम के सिलसिले में चिंता में चल रहा है और नेहा की भी तबीयत थोड़ी ढीली है। मैं इन बच्चों को इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकती। मैं बाद में आ जाऊंगी। रोहित के पास बैठी सुमन सब सुन रही थी। उसने रोहित के हाथ से फ़ोन लिया और रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने सुना था कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, पर आज आपने इस बात को गलत साबित कर ही दिया। आपको अपने पोते से कोई लगाव नहीं है, जबकि छोटे बच्चे को तो दादी सबसे ज़्यादा चाहती है, पर आपको इससे कोई लगाव नहीं है। तभी सरला देवी ने उधर से बेहद रूखे और कटु स्वर में जवाब दिया, अरे मैंने कहा ना कि मैं अभी नहीं आ सकती। अब मेरे सामने ये आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सरला देवी ने फ़ोन काट दिया। उनके ये शब्द सुमन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। सुमन का दिल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों के आंसू सूख गए। उसने कांपते हाथों से फ़ोन मेज़ पर रखा और रोहित की तरफ देखा। रोहित की आंखें भी श्रम और दुख से झुकी हुई थी। वो अपनी माँ के इस क्रूर व्यवहार पर कोई सफाई नहीं दे पा रहा था। उसी रात सुमन ने आरव के तपते माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखते हुए मन ही मन एक अटूट संकल्प ले लिया। उसने अंदर ही अंदर खुद से कहा, माँ जी, आज आपने एक तड़पते हुए बच्चे और बेबस माता पिता की गुहार को ठुकराया है, तो याद रखिएगा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। बुढ़ापे में जब आपको सच में किसी के सहारे की ज़रूरत होगी और आपके यही लाडले बच्चे आपका साथ छोड़ देंगे, तब सुमन भी आपके पास नहीं आएगी। मैं भी उस दिन आपकी सेवा करने से साफ मना कर दूंगी। अब दोनों ने सरला देवी से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना पूरी तरह छोड़ दिया था। रोहित ने धीरे धीरे घर से ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, जो भगवान की कृपा से अच्छा चल निकला। सुमन की मेहनत और लगन से घर की आर्थिक स्थिति
सुदृढ़ हो गई। आरव अब 10 साल का हो चुका था। वो पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ अपने माता पिता का बेहद सम्मान करता। उधर दूसरी तरफ गांव के उस बड़े मकान में परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। सरला देवी का वो अंधा लाड प्यार जिसने उनके पोते पोतियों को सिर पर चढ़ा रखा था, अब खुद उनके लिए और उस घर के लिए नासुर बन चुका था। करण ने न तो पढ़ाई पूरी की और न ही कोई ढंग का काम सीखा। नेहा की शादी जैसे तैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में कर दी गई, लेकिन अपने मायके में सीखे गए संस्कारों के कारण वो अपने ससुराल में भी खुश नहीं थी। इसलिए मायके आकर कलह करती। जब करण की शादी हुई तो घर में आई नई बहू ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। करण अपनी दादी की सह पर अपने माता पिता को तो पहले ही कुछ नहीं समझता था, अब वो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगा। सरला देवी ने जिस बड़े बेटे और बहू को हमेशा उन्हीं के बच्चों से बेइज्जत करवाया था, अब वही बच्चे पलटकर सरला देवी को जवाब देने लगे थे। अब सरला देवी बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया था। घुटनों के दर्द और हाई ब्लड प्रेशर ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया था। अब उस घर में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जिन पोते और पोती के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू को ठुकराया था, वे दोनों अब सरला देवी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे। बड़े बेटे और बहू जिन्होंने सालों तक सरला देवी के ताने सहे थे, अब वे भी सरला देवी के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। हालात ये हो गए कि सरला देवी को मुख्य मकान से हटाकर घर के एक कोने में बने दूसरे हिस्से के छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया। वो दिन भर उस खाट पर अकेली पड़ी रहती और अपनी पुरानी गलतियों को याद कर रोती रहती। कभी बड़ी बहू तो कभी पोत बहू तरस खाकर थाली में 2 सूखी रोटियां लाकर उनके सामने पटक जाती। कोई उनसे बात करने वाला नहीं था, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। एक दिन सरला जी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ दी, बहू ज़रा रोहित को फ़ोन लगा दे, मुझे उससे बात करनी है। तो बड़ी बहू ने चिढ़ते हुए फ़ोन मिलाकर सरला देवी को देते हुए कहा, ये ले बुढ़िया और उसे बोल कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। इतने सालों तक मैंने ही तुम्हारा बोझ उठाया है, अब कम से कम अंतिम समय में तो वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठा ली। इतना कहकर वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। इधर रोहित ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से हाफती और रोती हुई आवाज़ आई, मैं बहुत बीमार हूँ बेटा, यहाँ मेरी कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई मुझे पानी की बूंद पिलाने वाला नहीं है। तू आजा बेटा, तू मुझे यहाँ से ले जा, मैं तेरे पास रहना चाहती हूँ। ये सुनकर रोहित का दिल भर आया। आखिरकार वो बेटा था। उसने तुरंत कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। रोहित ने फ़ोन रखा और गंभीर होकर सुमन के पास गया। सुमन उस वक्त अपने बेटे को पढ़ा रही थी। तभी रोहित ने कहा, सुमन माँ का फ़ोन आया था, वो गांव में बहुत अकेली है, बड़े भैया और उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव जाकर माँ को यहाँ शहर अपने पास ले आऊँ। ये सुनते ही सुमन के हाथ से पेन छूट गया। बरसों पुराना वो घाव जो समय की राख के नीचे दबा हुआ था, अचानक फिर से हरा हो गया। सुमन की आंखों में एक अजीब सी तलखी आ गई। उसने खड़े होकर सीधे रोहित के आंखों में देखा और बेहद शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रोहित तुम गांव जाना चाहते हो तो जाओ, उनकी खोज खबर लेना चाहते हो तो लो, लेकिन उन्हें इस घर में लाने की बात कभी मत करना। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे उनकी सेवा की कोई उम्मीद रखना। रोहित ने हैरान होकर कहा, सुमन तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? वो मेरी माँ है, इस घर की बुजुर्ग है। तभी सुमन ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैं निष्ठुर हूँ रोहित, जरा अतीत के पन्नों को पलटकर तो देखो। निष्ठुर मैं हूँ या तुम्हारी माँ थी? जब आरव 6 महीने का था, जब मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए
और तुम्हें अपने करियर की आहुति देनी पड़ी थी। तब हमने कितनी बार उनके आगे हाथ जोड़े थे। तब क्या वो आई थी जब आरव बुखार में तड़प रहा था और मैंने उनसे गिड़गिड़ाकर आने को कहा था? तब क्या वो आई थी? आज उनके हाथ पैर टूट गए होंगे रोहित। आज नियति ने उनके शब्द उन्हीं के सामने लाकर खड़े कर दिए हैं। जब उन्होंने हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ दिया तो आज मैं किस धर्म या कर्तव्य के तहत उनकी सेवा करूं? रोहित निरुत्तर था, लेकिन उसका माँ के प्रति लगाव कम नहीं हुआ और इसी बात को लेकर रोहित और सुमन के बीच कई दिनों तक झगड़ा चलता रहा और आखिरकार रोहित सुमन की मर्जी के खिलाफ सरला देवी को शहर ले ही आया। जब सरला देवी ने रोहित के आलीशान और सुव्यवस्थित घर में कदम रखा तो उनका सिर गलानी से झुका हुआ था। सुमन ने उनका स्वागत किसी उत्साह या मुस्कान से नहीं किया, बल्कि एक औपचारिकता के साथ किया। उसने उनके रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा तैयार कर दिया था, लेकिन उसके व्यवहार में अब बर्फ जैसी ठंडक थी। सरला देवी ने देखा कि उनका पोता, जिसे उन्होंने पालने से मना कर दिया था, वो कितना संस्कारी है। वो स्कूल जाते समय दादी के पैर छूता, लेकिन सरला देवी के मन में ये कसक रहती कि काश उन्होंने अपने पोते को समय रहते अपनाया होता। एक दिन दोपहर को रोहित किसी काम से बाहर गया हुआ था। सुमन रसोई में सरला देवी के लिए खिचड़ी और दवाइयाँ तैयार कर रही थी। वो कमरे में आई और बिना कुछ बोले थाली मेज पर रख दी। जैसे ही सुमन वापस जाने लगी तो सरला देवी ने कांपते हाथों से उसका पल्लू पकड़ लिया। सुमन ठिठक गई, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। सरला देवी के आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपराधी हूँ। जिस अंधे लाड़ प्यार के पीछे भागकर मैंने तुम लोगों को ठुकराया, उसी लाड़ प्यार ने मेरे उन बच्चों को बर्बाद कर दिया और मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मुझे समझ आ रहा है कि संस्कार क्या होते हैं और रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। मैंने जो बोया था वही काटा। मुझे तेरी इस खामोशी से डर लगता है बहू। मुझे डांट ले, मुझ पर गुस्सा कर ले, लेकिन अपनी इस बेरुखी से मुझे मत मार। सुमन धीरे से पलटी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे गुस्से के नहीं, बल्कि उस दर्द के थे जो उसने सालों तक अकेले सहा था। सुमन ने सरला देवी के हाथ अपने पल्लू से छुड़ाए और उनके सामने बैठते हुए कहा, माँ जी, मैं आपसे कोई नफरत नहीं करती, और जहाँ तक सेवा की बात है तो मैं एक शिक्षिका हूँ। मुझे समाज को सही राह दिखानी होती है। मैं आपको भूखा नहीं रखूँगी। आपकी दवाइयाँ समय पर मिलेंगी, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं जो मुझे मेरे माता पिता ने दिए हैं। लेकिन माँ जी, जो सम्मान और जो जगह आपके लिए मेरे दिल में हो सकती थी, वो आपने खुद अपने हाथों से सालों पहले खो दी थी। रिश्तों में जब एक बार भरोसा और समय का साथ छूट जाता है ना, तो वो वापस कभी नहीं आता। ये इस घर की और इस समाज की सबसे बड़ी शिक्षा है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या फिर उपेक्षा। सरला देवी खामोश हो गई। उनके पास सुमन के इन शब्दों का कोई जवाब नहीं था। वे समझ चुकी थी कि शारीरिक रूप से भले ही उन्हें आश्रय मिल गया है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो स्थान कभी नहीं पा सकेंगी जो एक माँ और सास का होता है। सुमन ने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन अपनी मर्यादा को भी झुकने नहीं दिया। दोस्तों, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने से बनता है। बुजुर्गों का लाड़ प्यार बच्चों के लिए छांव होना चाहिए, ना कि उनके भविष्य को बिगाड़ने वाला अंधा कुआं। और सबसे बड़ी बात, समय कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। आज आप अपनों की बेबसी पर जो फैसला लेते हैं, कल बुढ़ापा और नियति वही फैसला आपके सामने लाकर दोहरा देती है। इसलिए रिश्तों की खेती में
हमेशा प्यार और सहयोग के बीच बोने चाहिए, क्योंकि फसल अंततः हमें ही काटनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप सुमन की जगह होते तो क्या आप अपनी सास को माफ़ कर देते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।